मोदी के एक भाई हैं, लेकिन उन भाई को योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एंट्री देने से इनकार कर दिया, उत्तर प्रदेश में एंट्री देने से इनकार कर दिया। तो दूसरी तरफ अमित शाह हैं। अमित शाह की अपनी महत्वाकांक्षा है और आज की तारीख में अब योगी और मोदी दोनों के भाग्य का फैसला अगर किसी के हाथ में है तो ऐसा लगता है जैसे वो अमित शाह ही हैं। बीच में थोड़ा सा एक्टिव हुए थे, मोदी जी को डिफेंड कर रहे थे, लेकिन अब फिर से उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली है। दरअसल आज की तारीख में कहानी यह नहीं है कि अब मोदी जी का क्या होगा या फिर कि योगी दिल्ली पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। मैं डे वन से एक बात कह रहा हूं कि इन दोनों की आपसी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का बंटाधार करके मानेगी, लेकिन हां इतना जरूर मानिए कि कहानी तो उस दिशा में बढ़ चली है जहां मोदी को गुजरात जाना होगा और योगी को ऐसा लगता है जैसे गोरखपुर। अब पहले गुजरात मोदी जाएंगे या पहले योगी गोरखपुर जाएंगे, बस देखना यही दिलचस्प है। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट्स फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मोदी के भाई की तरफ चले उससे पहले भी आपको मोदी जी की एक वादा खिलाफी याद दिला देते हैं। दरअसल गुजरात से जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों दिल्ली की यात्रा तय कर रहे थे, उस वक्त पे एक वादा किया गया था और उसी वादे के तहत, उसी वादे की पृष्ठभूमि में हमने देखा लाल कृष्ण आडवाणी घर बैठ गए, मुरली मनोहर जोशी घर बैठ गए। अब बारी राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आन पड़ी है कि उन्हें घर बैठना है। दोनों का नाम मार्गदर्शक मंडल में है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 वर्ष की उम्र वाला वो फॉर्मूला तोड़ दिया और जैसे ही इस बार उनकी उम्र 75 वर्ष के पार हुई 17 सितंबर को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार को चलाने के लिए मेरी बड़ी जरूरत लगेगी, लिहाजा अभी मैं कुर्सी नहीं छोड़ सकता। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच थी, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल इतर है। सच तो यह है कि आज की तारीख में अमित शाह ही तो हैं जो पर्दे के पीछे से सब कुछ मैनेज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कैसे जीतेगी यह सुनिश्चित अमित शाह करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति क्या होगी यह अमित शाह बारीक नजर रखते हैं। अमित शाह के रडार पर देश के कोने कोने का भारतीय जनता पार्टी का नेता होता है और अमित शाह कभी भी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को फोन घुमाकर बात कर लेते हैं। उन अमित शाह से यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वादा खिलाफी करेंगे तो क्या होगा? तो वही हो रहा है जो आज की तारीख में आपको दिख रहा है। अब उन बातों को भी भूल जाइए कि भागवत क्यों छटपटा रहे हैं बदला लेने के लिए, बदला ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। कोशिशें हालांकि पूरी हैं, तलवारें खिंची हुई हैं म्यान से, युद्ध चल रहा है, लेकिन उन सब के बावजूद होगा तो वही जो शाह चाहेंगे। खैर, अब शाह क्या चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं, उस पे भी थोड़ी देर के लिए विराम लगाइए और अब मोदी जी के भाई की तरफ बढ़ चलिए। आपकी स्क्रीन पर मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं। धीरेंद्र शास्त्री की कथा पर ग्रहण। मोदी जी, याद होगा आपको, मोदी जी को ये भाई, ये मोदी जी इनको अपना छोटा भाई कहते हैं।
चर्चित कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की राजधानी में पहली बार होने वाली कथा पर ग्रहण लग गया है। एलडीए ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल में उनका 9 से 18 मार्च तक का आवंटन बृहस्पतिवार को अचानक निरस्त कर दिया। एलडीए और पुलिस के अफसर इसकी साफ वजह नहीं बता रहे हैं। बृहस्पतिवार को यानी कल की तारीख में रद्द हुआ। शास्त्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐलान किया है कि वो 14 से 18 मार्च तक लखनऊ में रहेंगे, यहां सुंदरकांड का पाठ आधारित कथा करेंगे। एक दिन उनका दिव्य दरबार भी लगेगा। अब इस पर संकट के बादल हैं। कथा का आयोजन कराने वाली संस्था हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के न्यासी हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर अभी पुलिस की अनुमति नहीं मिली है, वो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले वो वृंदावन योजना के डिफेंस एक्सपो स्थल पर आयोजन चाह रहे थे। इस पर पुलिस ने कहा कि शहीद पथ पर जाम लग सकता है, ऐसे में आयोजन राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर करना ठीक रहेगा। इसके बाद एलडीए में आयोजन कर स्थल बुक कराया, पैसा जमा करने का पत्र भी मिला, पर यह जमा नहीं हो पाया। सोचिए, कल की तारीख में रद्द हुआ यह आवंटन। क्यों हो रहा है ये सब कुछ, अब जरा उस चीज को भी समझ लीजिए। आपके स्क्रीन पर अजीत भारती का एक ट्वीट है। मैं सिर्फ ट्वीट लगा रहा हूं क्योंकि अजीत की वीडियो भी है इसमें, और बाकायदा वीडियो में अजीत भारती ने कहा है कि दरअसल आजकल जो कुछ भी हो रहा है योगी को 2027 का चुनाव लड़वाने के लिए हो रहा है। अब एक तरफ योगी मोदी के भाई को एंट्री नहीं दे रहे, दूसरी तरफ मोदी के इकोसिस्टम के लोग अब योगी के साथ जाकर खड़े हो रहे हैं। लड़ाई चल रही है ना, युद्ध चल रहा है ना। और ऐसा युद्ध, इसकी परिणति क्या होती है? परिवार में दो भाई लड़ते हैं तो नुकसान क्या पड़ोसी का होता है? क्या किसका होता है नुकसान? जाहिर सी बात है, परिवार का होता है। भारतीय जनता पार्टी को परिवार ही तो कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बात इतर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस पूरे देश के हर नागरिक को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी जबान पर ना जाने कितनी ही बार ऐसी भाषा हमने देखी है जो इस देश को बांटने का काम करती है। खैर, अब ये दो चीजें मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाई ताकि आप इस बात को समझ सकें कि युद्ध का आगाज हो चुका है, दोनों तरफ से युद्ध चल रहा है। अब गोरखपुर और गुजरात वाली जो थ्योरी है उसको जरा समझ लीजिए। अमित शाह अब खुद चाहते हैं उस कुर्सी पर बैठना या फिर कि किसी और को बिठाना, और क्यों चाहते हैं तो उसके पीछे बड़ी सीधी सी कहानी है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि अब वो वाली छवि नहीं रही। जनता बोर हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी नरेंद्र मोदी से बोर हो चुके हैं। रोज एक ही तरीके का खाना खाएंगे तो कैसे काम चलेगा? जाहिर सी बात है, मेन्यू बदलते रहना चाहिए। तो अब मेन्यू बदलने का वक्त आ गया है, लेकिन अमित शाह जब मेन्यू को बदल देना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी अभी हटना नहीं चाहते, लिहाजा ये सब कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ कल की तारीख में हमने खबर चलाई थी कि भागवत ने वायदा किया है और भागवत ने योगी को तैयार रहने के लिए कहा है दिल्ली के लिए। ठीक बात है, लेकिन भागवत है कौन और भागवत के कहने से क्या हो जाएगा, ये बात कल हम जोड़ना भूल गए थे। भूल क्या गए थे? ये समझिए कि कल देर शाम को हमने कुछ और कॉल्स किए, कुछ और बातें करी, और उसके बाद हमने आज की तारीख में सोचा कि अपने दर्शकों के सामने माफी के साथ ये आकलन रख दिया जाए। और मुझे पता है मेरे दर्शक मुझे माफ कर देंगे इस बात के लिए कम से कम। दरअसल मोहन भागवत की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। मोदी जी को एक बार वो निपटाने की सोच भी सकते हैं। मोदी जी से मोहन भागवत भिड़ भी सकते हैं, मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोल भी सकते हैं, लेकिन क्या मोहन भागवत अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल पाएंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि अमित शाह का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है ना, वो आज की तारीख में इतना कारगर है कि भागवत कहां हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, उसके पीछे का प्रयोजन क्या है, ये सब कुछ उनके पास पहुंच जाता है।
लिहाजा भागवत ये गलती कभी नहीं करेंगे। और ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ के दिल्ली पहुंचने पर अमित शाह नंबर 2 की भूमिका में वहां रहेंगे? कल की तारीख में जब संतोष भाई ने यह बात कही थी न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे, तो तब भी मैंने उनको काउंटर किया था कि यह संभव नहीं है, क्योंकि अमित शाह कभी भी योगी आदित्यनाथ के मातहत काम करने को तैयार नहीं हो सकते, उसकी कोई संभावना नहीं है। और ऐसे में आज की तारीख में कमोबेश स्थिति यही आकर खड़ी हो गई है, जहां पर अमित शाह मोदी को गुजरात भेजेंगे, योगी को गोरखपुर भेजेंगे, और इस तमाम उहापोह की स्थिति में इस बात को भी समझ लीजिए कि जब तक ये चीजें नहीं हो रही हैं तब तक इस तरीके का युद्ध चलता रहेगा, और ये युद्ध कुछ और नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखेगा। और ये स्क्रिप्ट आज की तारीख में मोदी और योगी दोनों खुद लिख रहे हैं। और शाह जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यह मजबूती प्रदान की है, उसे एक चुनावी मशीन में बदला है, जाहिर सी बात है उन्हें अफसोस हो रहा होगा कि क्या इसी दिन के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीके की नीति अपनाकर मैंने इस पार्टी को इतना मजबूत बनाया था। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।